वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि हम लोग आज समझेंगे कि विकास क्या है, इसकी पूरी कहानी क्या है। जैसे आप लोग जब इकोनॉमिक्स की शुरुआत किए थे, जब आप लोग क्लास 9th में इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़े थे, तो उस चैप्टर का आपका नाम था द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। वैसे ही हम लोग उस पालमपुर के गांव के माध्यम से जैसे हमने सीखा था कि क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज की जाती है, और क्या क्या फैक्टर्स उनके लिए जरूरी होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर। और हमने सबको डिस्क्राइब भी किया था कि आपका लेबर जो है फिजिकल, मेंटल है, और कैपिटल जो है आपका फिक्स्ड कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, और ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्लास 9th में जैसे स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर के माध्यम से इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में समझा था, वैसे ही क्लास 10th में आपका ये जो चैप्टर है द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट, इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग डेवलपमेंट की पूरी कहानी समझेंगे, विकास की पूरी कहानी समझेंगे कि आखिर विकास है क्या। कब कहेंगे कि हमारे देश का विकास हो रहा है या राष्ट्र का विकास हो रहा है, कब कहेंगे कि हम इंडिविजुअली डेवलप्ड हैं, या हमारा कम्युनिटी डेवलप्ड है, या हमारा नेशन डेवलप्ड है। कब हम ऐसा कह सकते हैं, आखिर क्या मापदंड है, क्या पैरामीटर्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग किसी देश को डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कहते हैं। तो ये पूरा चैप्टर हम लोगों को डेवलपमेंट को समझने के लिए है कि आखिर डेवलपमेंट है क्या, और डेवलपमेंट किन कारणों पर निर्भर करता है, आखिर क्या फैक्टर्स है जो कि तय करते हैं डेवलपमेंट को, और कौन कौन सी दुनिया की एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस किन किन कारकों को रख करके डेवलपमेंट को आंकती है। इस पर भी हम लोग थोड़ा अपना प्रकाश डालेंगे, इसको भी ध्यान देंगे कि डेवलपमेंट को आखिर नापा कैसे जाता है, मापा कैसे जाता है, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, स्केल क्या रखेंगे हम लोग डेवलपमेंट को नापने के लिए, और क्या वो स्केल सब जगह एप्लीकेबल है, ये भी हम लोग समझेंगे। एक पूरा अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट में। ठीक है। तो आप जानते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब विकास है, और यह विकास इंडिविजुअल का भी हो सकता है और नेशन का भी हो सकता है। इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो डिफरेंट पर्सन्स का डिफरेंट गोल है, अलग अलग लोगों का अलग अलग लक्ष्य है। जैसे आप जानते हैं कि एक लैंडलेस रूरल फार्मर जो है, उसका तो सबसे पहला लक्ष्य होगा कि काश उसके पास जमीन आ जाए और वो उस पर खेती कर सके, उसका फसल उगे, और उस फसल से वो सरप्लस उगा करके उसको बेच के पैसे कमाए और अपने जरूरतों को पूरा करे। तो सबसे पहला तो लैंडलेस रूरल फार्मर का जो एम होगा डेवलपमेंट का, कि ऐसा डेवलपमेंट हो कि उसको लैंड मिल जाए और उसका खेती सही से होने लगे। तो उसके लिए तो गोल कुछ अलग ही था। अब जो प्रोस्पेरस फार्मर है पंजाब से, जैसे किसान जो पंजाब से आते हैं, सिख सिख किसान, जाट किसान, उन किसानों की क्या लक्ष्य रहती है, आप जानते हैं। वहां पर उन किसान, वहां के किसान उन्नत हैं, वहां के किसान मॉडर्न फार्मिंग को अपना चुके हैं। और आप स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में भी देखे थे, पालमपुर एक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का इलाका था, तो वहां पर मॉडर्न फार्मिंग को आप देखे थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन में 1960 के बाद मॉडर्न फार्मिंग अपना लिया गया था, जो कि मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स को पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़ चढ़ के इस्तेमाल किया गया था। तो वहां के जो किसान थे वो डेवलप्ड हो गए थे। इसीलिए बोला जा रहा है कि प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, जो समृद्ध किसान है पंजाब के, उनके क्या लक्ष्य होंगे, उनकी क्या गोल्स होंगी। तो जो समृद्ध किसान होंगे पंजाब के, उनकी पहली गोल तो ये होगी कि उनको फसलों की सही उचित मूल्य मिले, एमएसपी मिले उन्हें, उनकी फसलों की। तो उनके पास जमीन तो है, उनके पास खेती भी वो कर रहे हैं, तो उनका तो प्रमुख लक्ष्य ये है कि जो खेती करके जो उगा रहे हैं वो, उसका उनको उचित वाजिब मूल्य मिल जाए। तो उनका लक्ष्य थोड़ा लैंडलेस रूरल फार्मर के लक्ष्य से अलग था। अब वैसे फार्मर्स जो कि वर्षा पर आश्रित हैं अपने सिंचाई के लिए, वैसे फार्मर्स तो उनका तो लक्ष्य यही है कि साल में ज्यादा से ज्यादा दिन वर्षा हो, वर्षा सही समय पर हो, और वर्षा की अनिश्चितता खत्म हो जाए, वर्षा के बारे में सही जानकारियां उनके पास उपलब्ध हो, या फिर उनके पास इतना अवेलेबिलिटी हो रिसोर्सेस का कि उन्हें वर्षा पर आश्रित ना रहना पड़े, और वो खुद से अपना सिंचाई का जो साधन है उसको उपलब्ध करा सके, अपने पास रख सके। तो जो किसान हैं, जो कि निर्भर है वर्षा पर, उनका लक्ष्य आप देख रहे हैं कि कुछ अलग ही है। जो लैंडलेस रूरल फार्मर थे उनका लक्ष्य था कि उनके पास जमीन आ जाए, जो प्रोस्पेरस फार्मर्स थे पंजाब के, उनका लक्ष्य था कि उनके फसल की उनकी उचित वाजिब मूल्य मिल जाए। जो रेन डिपेंडेंट फार्मर्स थे, उनका लक्ष्य था कि उन वर्षा जो है उसका जो निश्चितता है वो तय हो सके उसका, और नहीं तो फिर उन्हें अवेलेबिलिटी हो दूसरे साधनों की,
उनके पास दूसरे रिसोर्सेस हों जिसके जरिए वो इरिगेट कर सकें। अब हम लोग देखते हैं कि अब मान लीजिए एक रूरल वुमेन है जो कि एक लैंड ओनिंग फैमिली से आती है, मतलब एक धनी महिला है, जमींदार महिला है, ग्रामीण जमींदार महिला है, तो उसके क्या लक्ष्य होंगे? तो उसका तो लक्ष्य होगा कि उसका जो जमीन है उस पर बढ़िया फसल हो, उसके बच्चे बढ़िया पढ़ाई लिखाई अटेंड कर पाए और सब स्वस्थ बढ़िया से रह सके। इसके लिए स्वास्थ्य की कुछ मांग होगी, उसके गोल्स थोड़ा अलग होंगे, थोड़ा डिफरेंट होंगे बाकी लोगों से, क्योंकि उसके पास बाकी सारी आवश्यकताएं उसकी पूरी हो जा रही हैं। उसके पास जमीन है, वो धनी है, तो वो रेंट डिपेंडेंट भी नहीं है, उसके पास बाकी साधन भी हैं, तो उसके ये सब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुके हैं। तो अब उसका गोल है कि अब थोड़ा उसके लाइफ में सिक्योरिटी हो, उसके बच्चे पढ़े लिखे, हेल्थ सिक्योरिटी हो। अब एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, एक शहरी बेरोजगार युवा जो है, उसका गोल बाकियों से अलग है। उसका गोल है कि उसे रोजगार मिल जाए, उसे लैंड उसको खेती के लिए लैंड नहीं चाहिए, उसको उचित वाजिब मूल्य से कोई मतलब नहीं है, उसका रेन का अवेलेबिलिटी ना अवेलेबिलिटी ये सब उसके लिए गोल नहीं है। उसके लिए प्रमुख गोल ये है कि उसको जॉब मिल जाए, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अवेलेबिलिटी हो, उसके पास अपॉर्चुनिटी हो एम्प्लॉयमेंट का। तो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उसका आप देख रहे हैं कि कुछ अलग ही गोल्स हैं। और अब देखते हैं हम लोग एक बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक लड़का जो कि एक धनी शहरी परिवार से आ रहा है, उसके क्या लक्ष्य होंगे? वो धनी शहरी परिवार से आ रहा है, मतलब उसको शिक्षा मिल रहा होगा, स्वास्थ्य की भी बढ़िया व्यवस्था होगी। जब वो शहरी परिवार से आ रहा है तो धनी है, तो उसको बाकी सुविधाएं भी उसके पास होंगी ही, जमीन होंगी, किसी पे वो कुछ के लिए आश्रित नहीं होगा खास। तो अब वो लग्जरियस गोल्स रखेगा, उसके पास बाकी जो जरूरत के साजो सामान है सारा कुछ उसके पास अवेलेबल है। तो अब वो थोड़ा और आरामदायक चीज और लग्जरी के चीजों की तरफ अपना गोल्स को शिफ्ट करेगा। उसका गोल होगा कि उसके पास कोई कार हो बढ़िया, उसके पास कोई बढ़िया स्पोर्ट्स मोटर बाइक हो। तो इस तरह का उसका गोल जो होगा वो बाकी जो लैंडलेस रूरल फार्मर है, जो प्रोस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब है, जो फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन है, जो रूरल वुमेन है लैंड ओनिंग फैमिली से, और जो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है, उससे कुछ अलग ही गोल्स हैं इस रिच अर्बन फैमिली के बॉय का। अब एक रिच गर्ल का हम लोग देखें अगर अर्बन फैमिली से, तो उसके पास भी बाकी साजो सामान होंगे सारे जरूरत के, तो उसको उसके भी जो अब गोल्स होंगे वो थोड़े लग्जरियस आइटम्स के होंगे, थोड़े फैंसी गुड्स के होंगे, ज्वेलरी के होंगे। तो इस तरह के उसके गोल्स होंगे। एक आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, मान लीजिए एक आदिवासी है नर्मदा वैली से, उसके क्या गोल्स होंगे? उसका गोल्स होगा कि उसका जो पूरा वैली रीजन है वो प्रोटेक्टेड रहे, उनका रिहेबिलिटेशन ना हो, उनको उस जगह से दूसरे जगह विस्थापित ना किया जाए, स्थानांतरण ना हो उनका, उनको वहीं रहने दिया जाए, उनका पर्यावरण प्रोटेक्टेड रहे, उनका जंगल सुरक्षित रहे, नदियां अच्छे से जिस रास्ते से पहले से बह रही हैं प्राकृतिक रूप से उसी रास्ते से बहें। उनके तो परम लक्ष्य यही रहेंगे, उनके तो गोल्स यही रहेंगे। और आप देख रहे हैं कि इन सभी के गोल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, और कई बार तो ऐसे हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, और उनका जो गोल्स होगा डेवलपमेंट के लिए वो डिफरेंट होगा। ठीक है, जो डिफरेंट लोग होंगे उनके डिफरेंट और साथ साथ कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स भी हो सकते हैं, मतलब उनके गोल्स के आपस में मतभेद भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि जो अलग अलग तरह के लोग हैं उनके गोल्स अलग अलग हैं, उनकी जो उनका जो लक्ष्य है वो अलग अलग है, उनके रिक्वायरमेंट्स के आधार पर उनका गोल डिसाइड हो रहा है। तो फिर एक देश के लिए हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि वो देश डेवलप्ड है कि नहीं? देखिए, आप इंडिविजुअली डेवलप तभी कहे जाएंगे जब आप किसी रिसोर्स को खरीद करके अपने जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, जब आप अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं तो आप डेवलप्ड हैं। इफ यू कैन सेटिस्फाई योर नीड्स देन यू आर डेवलप्ड। इफ यू आर एबल टू परचेज the commodities that will satisfy your need or the services that will satisfy your need, then you are said to be developed। आप तब डेवलप कहे जाएंगे जब आपके पास ये क्षमता होगी कि आप अपने जरूरतों को पूरा कर सकें, अपने गुड्स के जरूरतों को, अपने सर्विसेज के जरूरतों को पूरा कर सकें। तो तब आप जाकर के डेवलप्ड कहे जाएंगे। लेकिन एक नेशनल डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या पैरामीटर सेट करेंगे? एक पूरे राष्ट्र को कब हम लोग कहेंगे कि ये राष्ट्र डेवलप्ड है या नहीं डेवलप्ड है? तो उस राष्ट्र के डेवलपमेंट, अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग होने का क्या पैरामीटर है, कैसे हम लोग सेट करेंगे? वर्ल्ड बैंक जो है वो तो पर कैपिटा इनकम को डेवलपमेंट का मानक मानता है कि जिस देश का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वो देश डेवलप्ड है, जिस देश का पर कैपिटा इनकम कम है वो देश डेवलप नहीं है। आप लोग पहले के क्लासेस में लेक्चर में देख चुके हैं, पर कैपिटा इनकम को हम लोग एवरेज इनकम भी बोलते हैं, और
पर कैपिटा इनकम को बताया था आपको कैलकुलेट करने के लिए कि कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो है ये एक रेशियो है टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। तो आप कहीं भी कभी भी पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री का आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको निकालना है एक रेशियो टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। तो इस तरीके से आप पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं। अब जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो आपके यूएनडीपी भी डेवलपमेंट के लिए कुछ पैरामीटर सेट करता है। यूएनडीपी का मानना है कि मात्र पर कैपिटा इनकम सही मानक नहीं है तय करने के लिए कि डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट नहीं है। जैसे पर कैपिटा इनकम ये नहीं बता सकता है कि जो लोगों के जो आय हैं उनमें अंतर कितना है, जो सबसे ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति और जो सबसे कम कमाने वाला व्यक्ति है उसमें अंतर कितना है। जैसे कि एवरेज इनकम के लिए आपको क्लास में बताया गया था कि एवरेज इनकम निकालने के लिए हम लोग एवरेज निकालते हैं, हम लोग टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन करते हैं। तो मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति 1,000 कमाता है, एक 2,000 कमाता है, एक 3,000 और एक 4,000 कमाता है। तो फिर इस तरीके से वो लोग कितना कमा रहे हैं, वो लोग चारों व्यक्ति मिलकर 10,000 कमा रहे हैं। तो उनका एवरेज इनकम हो जाएगा 10/4 यानी कि 2.5 थाउजेंड यानी कि 2.5 के। तो 2.5 के उनका एवरेज है। तो एवरेज ये नहीं बता पा रहा है कि सबसे ज्यादा जो व्यक्ति जो 4,000 कमा रहा था उसके बारे में कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा है, और ना ही जो सबसे कम कमाने वाला व्यक्ति था, 1,000 कमाने वाला व्यक्ति था, उसके बारे में कुछ ये एवरेज इंडिकेट कर रहा है। तो एवरेज इनकम की ये डिमेरिट है कि ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो अंतर है, जो हाई अर्निंग और लो अर्निंग के बीच का जो अंतर है, ये इसको क्लियर नहीं कर पाता है, ये उसको दिखा नहीं पाता है साफ तरीके से। तो पर कैपिटा इनकम को हम लोग पूरा पूरी एक सटीक मानक नहीं मान सकते हैं, एक सही पैरामीटर नहीं मान सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, उसके अनुसार डेवलपमेंट के 3 मानक हैं। पहला पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, सालाना प्रति व्यक्ति एक साल में कितना पैसा कमा रहा है, उसका जो एवरेज इनकम है, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, ये जो एनम पर एनम आता है, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, ये पर कैपिटा इनकम आपका एक मानक माना जाता है। यूएनडीपी भी इसको इंक्लूड करता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ यूएनडीपी एजुकेशनल लेवल्स ऑफ पीपल और हेल्थ स्टेटस को भी इंक्लूड करता है। मतलब डेवलपमेंट को तय करने के लिए मात्र प्रति व्यक्ति आय काफी नहीं है, बल्कि प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ उस देश में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, लोग कितने शिक्षित हैं, लिटरेसी का क्या लेवल है, अटेंडेंस का क्या रेशियो है, ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, ये सब भी मानक तय करेंगे कि उस देश का विकास कैसा है। फिर से उस देश का हेल्थ स्टेटस कैसा है। जैसे कि आप विकास कब कहेंगे कि कोई देश विकसित है, जब वहां पर लोग पैंडेमिक में मर रहे हो, ऑक्सीजन की कमी हो और वहां पर बेड्स की कमी हो, वेंटिलेटर्स की कमी हो, तो क्या आप कह सकते हैं कि वह देश विकसित हो रहा हो। भले ही उस देश का पर कैपिटा इनकम जो नॉर्मल क्रिटेरिया है, 2004 में यूएनडीपी का क्रिटेरिया था कि जिस देश का पर कैपिटा इनकम 45,300 से ज्यादा होता है वो देश रिच कंट्रीज है, और जिस देश का पर कैपिटा इनकम आपका 37,000 से नीचे है वो देश लो इनकम कंट्रीज है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम से मान लीजिए आपका देश ज्यादा भी अगर कमाता है, आपके देश में शिक्षा की भी व्यवस्था है, लेकिन अगर लोग वेंटिलेटर के बिना मर रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल पा रहा है, तो क्या आप अपने देश को विकसित कहेंगे। तो ये कुछ मापदंड है जो कि दिखाते हैं एक देश कितना विकसित है, कितना विकसित नहीं है, वहां पर सुविधाएं कितनी है, स्वास्थ्य को लेकर कैसी सुविधाएं हैं, शिक्षा को लेकर कैसी सुविधाएं हैं, वहां के लोग कितने शिक्षित हैं, वहां का नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, लिटरेसी रेशियो क्या है, ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो क्या है, और वहां पर कितने लोग शिक्षित हैं, ये सारा चीज तय करता है। वहां पर शिक्षा का स्तर क्या है, किस तरह का एजुकेशन दिया जाता है, कितने लोग हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाते हैं, कितने लोग प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त कर पाते हैं, ये सारा बात तय करता है कि वह देश विकसित है कि नहीं। फिर उस देश का स्वास्थ्य सुविधा, कि देश में स्वास्थ्य का बजट कैसा है, स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया जा रहा है, और स्वास्थ्य सेवाएं कैसी उपलब्ध है, एम्बुलेंस की उपलब्धता है कि नहीं, बेड की उपलब्धता है कि नहीं, मरीजों को तुरंत मदद मिलती है या नहीं, फर्स्ट एड तुरंत मिलता है या नहीं, ये सारा बात, और लाइफ सेविंग जो ड्रग्स होते हैं वो हॉस्पिटल में मौजूद है कि नहीं, सारे जो हॉस्पिटल्स है वो हर लोकेलिटी में है कि नहीं, ये सारा बात तय करता है कि वह देश विकसित है कि नहीं, ठीक है। तो यूएनडीपी जो है उसमें पर कैपिटा इनकम, एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल और हेल्थ स्टेटस, ये तीनों चीज को मानक मान के चला गया है डेवलपमेंट के लिए। तो अब आप खुद अपने आप में लोगों से चर्चा कर सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए उनके क्या क्या विचार हैं, आपका देश को वो कब मानेंगे कि डेवलप है।
जैसे आप जानते हैं अलग अलग लोगों के राय इस पे अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सारे भिन्न मत आ सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन आपको उन सभी मतों को सुनना है और सभी को एब्जॉर्ब करना है। आपको सबको समझना है कि लोगों के राय क्या है इस बारे में डेवलपमेंट को लेकर के, और आपको अपनी भी राय बनानी है इसको लेकर के कि आप कब कहेंगे कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है। और इस पर आप जितना हो सके उतने लोगों से इंटरेक्ट कीजिए और उनसे इस टॉपिक पर चर्चा कीजिए कि आप कब मानेंगे कि आपका देश डेवलप है या नहीं है। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जब हम लोग डेवलपमेंट कुछ यूं करते हैं कि आज का हमारा प्रेजेंट रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए और फ्यूचर रिक्वायरमेंट भी स्ट्रेस ना हो, फ्यूचर रिक्वायरमेंट भी अल्टर ना हो, फ्यूचर रिक्वायरमेंट भी डैमेज ना हो, तो हम लोग वैसे वैसे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबिलिटी इज द रेगुलर प्रोसेस विदाउट हार्मिंग द प्रोडक्टिविटी एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन एंड एज वेल एज सेटिस्फाई द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। So, sustainable development is the development without damaging surrounding. Sustainable development वह development है जिसमें हम लोग पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स को यूज करेंगे, और आप जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल से बहुत सारे हार्मफुल गैसेस, टॉक्सिक गैसेस रिलीज होते हैं, जैसे कि CO2, NO2, NO, SO2, ये सब गैसेस एटमॉस्फेयर में जाते हैं और एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रेन वाटर के साथ में ये NO, NO2, SO2, CO2 रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड, लाइटनिंग के दौरान ये सब रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और एसिड रेन के रूप में नीचे आकर के गिर जाते हैं। तो इस तरीके से ये नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसे रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए जो कि लेस पॉल्यूटिंग हो, जिनका कि पॉल्यूशन बहुत कम हो। इससे हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड रहेगा, तो हमारा एनवायरनमेंट आने वाले जनरेशन के लिए भी सुरक्षित रहेगा, उनके लिए भी सेफ होगा, वो भी उसमें आराम से सांस ले सकेंगे, स्वच्छ हवा उनके लिए भी अवेलेबल होगी। तो हम लोगों को अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए डेवलपमेंट करना चाहिए। हम लोगों को ऐसे रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए जो कि रिन्यूएबल हो, लेस पॉल्यूटिंग हो, इनएग्जॉस्टिबल हो और रिप्लेनिशेबल हो। मतलब वो संसाधन जो हो वो आपके कभी ना खत्म होने वाले हो, और वो संसाधन आपके रिसाइकल हो सके, वो संसाधन आपके पॉल्यूशन ना करते हो, प्रदूषण ना पैदा करते हो। और वैसे संसाधनों को हम लोग इको फ्रेंडली बोलते हैं, नेचर फ्रेंडली बोलते हैं। तो आपको नेचर फ्रेंडली और इको फ्रेंडली रिसोर्सेस को यूज करना चाहिए और इको फ्रेंडली मेथड को अपनाना चाहिए डेवलपमेंट का। हम लोगों को अपने आज के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वक्त हमारे फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी थोड़ा सोच करके उनके लिए भी सेव करके चलना चाहिए कि उनके लिए भी रिसोर्सेस रहें और वो भी एंजॉय कर सके उन रिसोर्सेस को। जैसे कि आप जानते हैं कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, ये सब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये सब जो क्रूड ऑयल से आपको प्राप्त होते हैं, और जो कोल है, ये सब जो सामग्रियां हैं, ये सब फॉसिल फ्यूल्स कहे जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जो कि ब्यूरिड होते हैं अंडर द अर्थ सरफेस फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और जब वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए जमीन के अंदर दफन रहते हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उनके ऊपर अंदर के मोल्टेन मैग्मा का हीट का टेम्परेचर पड़ता है, और टेम्परेचर और प्रेशर का जब इफेक्ट पड़ता है तो वो जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उनके जो जितने भी नॉन वोलेटाइल मैटर होते हैं वो एस्केप होकर के हवा में उड़ जाते हैं, और बाकी जो वोलेटाइल, हाईली वोलेटाइल मैटर जो रहता है, जो ज्वलनशील पदार्थ जो रहता है, वो कॉम्प्रेस होकर के फॉसिल फ्यूल्स के रूप में जमा हो जाता है। और यह प्रक्रिया हजारों लाखों साल की होती है। एक बार फॉसिल फ्यूल्स बनने में, एक बार कोयला बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं, और जला के खत्म कर देने में 5 से 10 मिनट भी नहीं लगता है। तो और पेट्रोल, डीजल, ये सब कोई बनने में भी आपके हजारों लाखों साल लगते हैं, और उन्हें भी जला के खत्म कर देने में हमें 5 से 10 मिनट मुश्किल से लगता है। हम लोग बहुत तेजी से इन ईंधनों का कंजम्पशन कर रहे हैं। अगर हम लोग सजग नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए ये ईंधन शायद ना बचे, इनका स्टॉक शायद खत्म हो जाए, इनका रिजर्व शायद डिप्लीट हो जाए। तो हम लोगों को इन रिसोर्सेस को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना चाहिए,
ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए कि आज का हमारा रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो, साथ ही साथ जो फ्यूचर जनरेशन का जो रिक्वायरमेंट होगा, जो फ्यूचर जनरेशन का जो नीड्स होगा, वो भी अल्टर ना हो और उनका भी रिक्वायरमेंट्स पूरा हो सके। तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल सोर्सेस को प्रमोट एनकरेज करना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से हम लोगों को प्रिवेंट करना चाहिए, बचना चाहिए। हम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को, ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो आज के लिए भी बढ़िया रहे और आने वाले जनरेशन्स के लिए भी बढ़िया रहे, हमारा सराउंडिंग अनडैमेज्ड रहे और अच्छा रहे। तो अब हम लोग वापस आते हैं डेवलपमेंट की कहानी पे कि हम लोग डेवलपमेंट के लिए क्या क्या मानक तय करेंगे। आप लोग देखें कि यूएनडीपी डेवलपमेंट के लिए पर कैपिटा इनकम, एजुकेशनल लेवल्स और हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री, इसको वो मानक मानता है, इसको वो स्केल मानता है, इसको वो पैरामीटर मानता है किसी भी देश को डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कहने के लिए। तो हम लोग एक एक करके सारे चीजों को जानते हैं कि एवरेज इनकम क्या है। आप लोग पहले के क्लासेस में भी जाने हैं कि एवरेज इनकम जो है वो एक रेशियो है और ये रेशियो टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन का है। तो जब टोटल सारे पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं, सब लोगों के इनकम को अगर हम लोग जोड़ दें और बटा अगर हम लोग डिवाइड उनको अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से कर दें, तो हम लोगों को टोटल इनकम या एवरेज इनकम प्राप्त हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ ये है एवरेज इनकम में कि ये हम लोगों को अंतर नहीं बताता है कि जो सबसे कम कमा रहा है और जो सबसे ज्यादा कमा रहा है उनके बीच का अंतर क्या है। और ये भी नहीं बताता है कि कितने लोग कमा रहे हैं और कितने लोग नहीं कमा रहे हैं, कितने लोग प्रोडक्टिव हैं और कितने लोग नहीं हैं इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव। ये भी आंकड़ा वो सही नहीं दे पाता है। तो इस वजह से हम लोग पर कैपिटा इनकम, जो हमारा एवरेज इनकम है, इसको एक मानक तो मानते हैं, लेकिन ये केवल एकमात्र मानक नहीं हो सकता है जो कि डेवलपमेंट को तय कर दे, क्योंकि इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी खामियां हैं। लिमिटेशन नंबर 1, it doesn't recognize the disparity in the earnings of the rich and the poor. It is unable in recognizing the difference in the rich and the poor incomes. Okay, and it is unable to recognize the population which is productive and the population which is unproductive. Okay, so next topic is our national income. National income is the sum of final goods and foreign exchange. Okay, the total production of goods in a country, the total value of the final goods and the total value of the money or things earned by foreign exchange, the sum total of final good and foreign exchange is known as national income. Okay, next factor for deciding our development is infant mortality rate. We can put it under the health sector. Okay, the health status. If our health status is good, if our health standard is good, then we can protect our infants. Infants are the children below the age of 1 year. वैसे बच्चे जो कि 1 साल से छोटे हैं उन्हें हम इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज ए प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइफ चिल्ड्रेन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब 1000 जीवित बच्चों पर जो 1 साल में जन्म लिए, उनमें जितने बच्चे मर जाते हैं उनका जो संख्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year, 1 साल से कम के जो बच्चे जो मर जाते हैं प्रति 1000, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। और ये एक आपका हेल्थ के अंदर इसको आप रख सकते हैं। लिटरेसी रेट, इसको आप एजुकेशनल लेवल्स ऑफ पीपल के अंतर्गत रख सकते हैं। तो लिटरेसी रेट, द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 and above एज ग्रुप। लिटरेसी रेट ये बताता है हम लोगों को, वह प्रपोर्शन, वह अनुपात बताता है हम लोगों को जिसमें कि पॉपुलेशन, जो कि हमारा जो आबादी 7 साल और 7 साल के ऊपर का जो आबादी है वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका हम लोगों को मापदंड ये लिटरेसी रेट बताता है कि 7 और 7 साल से ऊपर के लोग हमारे कितने साक्षर हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी रेट आप जानते हैं साक्षरता दर को कहते हैं। साक्षरता मतलब आपको पढ़ना लिखना आता है या नहीं आता है, आप नाम लिख सकते हैं, पता लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये आपका लिटरेसी रेट के लिए होता है। और ये 7 years और 7 से ऊपर के एज ग्रुप के लिए होता है। नेट अटेंडेंस रेशियो, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप इज नोन एज नेट अटेंडेंस रेशियो। 6 से 10 साल के बच्चे जो कि विद्यालय अटेंड कर रहे हैं, उनका जो प्रतिशत है
6 से 10 साल के जितने भी बच्चे हैं उनके मुकाबले, उसे हम लोग बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। तो ये नेट अटेंडेंस रेशियो भी आपका डेवलपमेंट का एक मानक है, ये भी डेवलपमेंट को दिखा रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर डेवलपमेंट है तो मतलब वहां पर एजुकेशन फैसिलिटी डेवलप हो रहे हैं, मतलब वहां पर बच्चे स्कूल जाते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी तक समझे कि डेवलप होने के लिए केवल आपका पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम का ज्यादा होना डेवलपमेंट को तय नहीं कर सकता है। डेवलपमेंट के लिए आपका साथ ही साथ लिटरेसी लेवल भी बढ़िया होना चाहिए, आपका हेल्थ स्टेटस भी बढ़िया होना चाहिए, आपका ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया होना चाहिए। अगर आपका ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं है तो आप ना ही हेल्थ फैसिलिटी को एक्सेस कर सकेंगे, ना ही स्कूल के एजुकेशनल फैसिलिटी को एक्सेस कर सकेंगे। तो आपका ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया होना चाहिए, साथ ही साथ एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ हेल्थ के जो आपके स्टेटस है वो अच्छा होना चाहिए। आपको पता है हेल्दी हम लोग कब बोलते हैं? व्हेन वी से वी आर हेल्दी। हेल्थ जो है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ टोटल कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। इट मीन्स when we are physically fit, when we are mentally fit, and when we are socially fit, as well as along with it, we can add we should be economically productive to be considered as healthy. WHO added this economic productivity in the definition of health. Health is the state of complete physical, mental, and social well-being, as well as you should be economically productive. Health का मतलब है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, आप सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं, और साथ ही साथ आप आर्थिक रूप से प्रोडक्टिव भी हैं। सभी का मतलब आप समझिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ मतलब आप फिजिकली फिट हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, आपका वर्किंग आवर्स ज्यादा होगा, आप ज्यादा काम कर सकेंगे और आप में हरासमेंट कम होगा, थकान कम होगी, आप एग्जॉस्ट देर से होंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, तो आप डेवलपमेंट में ज्यादा बढ़िया ह्यूमन रिसोर्स के रूप में काम आ पाएंगे। तो फिजिकली फिट होना, आपका हेल्दी होना, फिजिकली हेल्दी होना, फिजिकल वेलबींग होना बहुत जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद मेंटल वेलबींग, जो पॉपुलेशन है उसका मेंटल वेलबींग भी बहुत जरूरी है। साउंड माइंडेड होना चाहिए पॉपुलेशन, जितना भी पॉपुलेशन है उसका दिमाग सही होना चाहिए, सही जगह पर वो लोग अपना दिमाग लगाते हो, सही चीजों पर सोचते हो, सही जगह वो अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हो, तो उनका मेंटल वेलबींग भी होना जरूरी है। वो मानसिक रूप से दिवालिये नहीं होने चाहिए, अनसाउंड माइंडेड नहीं होने चाहिए। अगर उनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, अगर वो सोच नहीं पा रहे हैं सही से, थिंकिंग रैशनैलिटी का प्रोसेस अगर उनका सही से नहीं काम कर पा रहा है, तो फिर वो भी डेवलपमेंट में बाधा है। उनको मेंटल हेल्थ के प्रति भी ध्यान देना होगा। मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए, पूरा ओवरऑल हेल्थ के लिए। हेल्थ जो है वो टोटल वेलबींग है, फिजिकल वेलबींग और मेंटल वेलबींग और साथ साथ सोशल वेलबींग भी। आप हेल्दी तभी कहे जाएंगे जब आप सोसाइटी में जा सकते हैं, सोसाइटी में उठ बैठ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं अभी कोविड का टाइम है, पैंडेमिक का टाइम है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो भी कोरोना संक्रमित है वो अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। आइसोलेट कर रहे हैं मतलब सोसाइटी से वो अपने आप को अलग थलग कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सोशल वेलबींग होना बहुत जरूरी है, तभी आप हेल्दी कहे जाएंगे। अगर आप समाज में जाकर के सबके साथ उठ बैठ नहीं सकते हैं तो आप सोशली वेल नहीं हैं, आप सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो आप हेल्दी भी नहीं हैं। तो हेल्दी होने के लिए आपका टोटल फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका आर्थिक रूप से आप प्रोडक्टिव भी होने चाहिए, आप कुछ अर्न करने चाहिए, और उस अर्निंग से आपका पर कैपिटा इनकम में आपका भी अर्निंग शामिल होना चाहिए। जो आपके पूरे कंट्री का पर कैपिटा इनकम है उसमें आपका भी इनकम शामिल होना चाहिए। तो आपको प्रोडक्टिव होना चाहिए। ये भी WHO कहता है कि हेल्थ तभी हम लोग कहेंगे कि हम लोग हेल्दी हैं जब हम लोग मेंटल वेलबींग है हमारा, जब हमारा फिजिकल वेलबींग है, जब हमारा सोशल वेलबींग है, और जब हम लोग इकोनॉमिक रूप से प्रोडक्टिव हैं। तो आज हम लोग समझे हैं डेवलपमेंट के बारे में। ये डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं, जो हेल्थ का पैरामीटर है, जो आपका एजुकेशन का पैरामीटर्स हैं, और जो आपका इनकम के पैरामीटर्स हैं, उनके माध्यम से आज हम लोग डेवलपमेंट को समझने की कोशिश किए हैं। और आगे के लेक्चर्स में हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल्स के जरिए इन सारे पैरामीटर्स को और अच्छे से क्लियर करेंगे, जैसे कि पर कैपिटा इनकम, जैसे कि हेल्थ स्टेटस और एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल। इसको हम लोग आगे के चैप्टर में और ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ, अलग अलग स्टेट के एग्जाम्पल्स के साथ
कंपैरिजन करके फिर हम लोग इसको और अच्छे से स्टडी करेंगे। सो अभी के लिए धन्यवाद, और पसंद आने पे वीडियो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।